उनका ट्रीटमेंट के अलावा हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन उसको कैसे कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है लक्षणों के द्वारा कि यदि ये थायराइड का प्रॉब्लम शुरू पहले नाम दिया गया था, एडम्स एप्पल बोला जाता था। और मास्टर ऑफ मेटाबॉलिक कंट्रोलर, इसका नाम क्या है? मास्टर ऑफ मेटाबॉलिक कंट्रोलर मतलब हमारे शरीर में पाई जाने वाली मास्टर ग्रंथि है ये, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखती है और इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी हमारे शरीर में आहार जाता है, अन्न जाता है, उसका पचन कैसे होता है, उसकी दर कैसी है, मतलब हर पर्सन का मेटाबॉलिक जो रेशियो है या फिर रेट है, वो सबका अलग अलग होता है। तो मेटाबॉलिक फंक्शन जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा हमारा शरीर रहेगा। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करने में, मतलब थायराइड ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स है वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को डिसाइड करती है। मेन जॉब कंट्रोल टू स्पीड ऑफ योर मेटाबॉलिज्म। तो यह एक पीयूष ग्रंथि है एंडोक्राइन सिस्टम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है, जहां पे बहुत अच्छे हॉर्मोन्स बनते हैं और वहां से रिलीज होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अलावा भी यह बहुत सारे काम करती है। सबसे पहला मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। फिर दूसरा हमारे शरीर हृदय की हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल एक्टिविटी, स्किन और बोन मेंटेनेंस और फर्टिलिटी। ये लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलिटी। स्पेशली महिलाओं में ये हार्मोन को कंट्रोल में काम करने में मदद करती है। थायराइड ग्लैंड में कुछ इस तरह से हार्मोन उत्पन्न होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन, जो कि हार्ट फंक्शन में, डाइजेशन में, ब्रेन के डेवलपमेंट में, नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में, हड्डियों में, मसल्स में यह बहुत ज्यादा उपयोग में आते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन, जो कि एक पैराथायरॉयड हार्मोन फंक्शन कहला सकते हैं, जो कि किडनी में और बोन हेल्थ में उपयोगी होता है। तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहला फंक्शन है हार्मोन का सिंथेसिस करना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना और ब्रेक डाउन करना। मतलब सिर्फ पूरे इसमें जो प्रोटीन हम शरीर में लेते हैं उसका सिंथेसिस शरीर में कैसे होता है और ब्रेक डाउन कैसे होता है, अमाइनो एसिड्स कैसे बनते हैं, उनका फंक्शन करना, शरीर का डेवलपमेंट, मतलब बच्चों से लेके एडल्ट तक होने में जो शरीर का डेवलपमेंट होता है उसका रेगुलेशन करना, मेटाबॉलिक रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेटाबॉलिक रेगुलेशन। शरीर में कौन सा अन्न हम खा रहे हैं, वो किस तरह से पचन हो रहा है, कितनी स्पीड में उसका पाचन हो रहा है और ऊर्जा कैसे निर्माण हो रही है, उसका ध्यान रखना। और कैल्शियम और जो दूसरे ये हैं एलिमेंट्स हैं, उनमें एक स्टेटस यानी एक बैलेंस बना के रखना, ये सब हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन होते हैं। सभी थायराइड हार्मोन जो भी उत्पन्न होते हैं वो हमें इस तरह से शरीर में उपयोगी होते हैं। तो यदि थायराइड में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम इन द सेंस कैसा कि यदि वो ठीक से काम नहीं करती है, यदि थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती है तो जो हार्मोन उत्पादन है या तो वो कम होगा या वो ज्यादा होगा। तो यदि कम या ज्यादा दोनों में से कुछ जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मतलब लक्षण दिखाई देते हैं कि आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो लक्षण होता है वह है बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ना या हार्ट रेट कम हो जाना, स्लो और रैपिड हार्ट रेट। दूसरा क्या होता है? अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और वेट गेन, या तो बहुत जल्दी वजन होने लगता है और या तो बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। दोनों ही चीजें होती हैं। कुछ लोगों में आप देखोगे सडनली आपको वेट लॉस नजर आता है या सडनली वेट गेन नजर आता है, तो यह एक लक्षण होता है कि थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही है। फिर डिफिकल्टी टॉलरेटिंग कोल्ड और हीट, मतलब अ, बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती है। बहुत ये कॉमन फिनोमिना है, महिलाओं में ये ज्यादा देखा जाता है। बहुत जल्दी ज्यादा उनको ठंड और बहुत ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती है। एक और कुछ देखा गया है, वो क्या है? डिप्रेशन हो सकता है या एंजाइटी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, यदि हाइपोथायरायडिज्म है, मतलब थायराइड ग्लैंड हार्मोन उत्पादन करने में कम उत्पादन कर रही है, तो
आपको पीरियड्स जो है या जो माहवारी है वो इरेगुलर हो जाती है। और ऐसे देखा गया है कि महिलाओं में 10 गुना ज्यादा यह सिम्टम्स जो है थायराइड डिसफंक्शन के ज्यादा देखे जाते हैं। पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। और हाइपोथायराइडिज्म को हम रिप्रोडक्टिव एज से भी लिंक करते हैं। रिप्रोडक्टिव एज यानी जो 21 साल से लेके 45 साल की उम्र में जो प्रॉब्लम आती है रिप्रोडक्शन के समय, उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, और फिर इनफर्टिलिटी का इश्यू भी हो सकता है। तो यह भी कनेक्टेड रहता है हाइपोथायराइडिज्म से। तो साइंस यदि अंडर एक्टिव है हाइपोथायराइड, मतलब थायराइड ग्लैंड यदि अंडर एक्टिव है, यदि हार्मोन ठीक से नहीं बन रहे हैं, तो क्या होगा? अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान रहती है, मसल पेन्स हो सकते हैं, पेट में दुख दुख मतलब दर्द हो सकता है, मेंस्ट्रुअल और फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकते हैं, त्वचा शुष्क हो जाती है, फ्लेक्स निकलने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, और एकाग्रचित्तता या फिर कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है। ये अलग अलग लक्षण देखने को आते हैं हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपर में अलग लक्षण रहते हैं, हाइपो में अलग लक्षण रहते हैं। हाइपर थायराइडिज्म में क्या होगा? प्यास ज्यादा लगती है, हार्ट रिदम के डिसऑर्डर्स आते हैं, टैकीकार्डिया जिसको बोलते हैं, इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, भूख बढ़ जाती है, इंडाइजेशन होने लगता है, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, स्वेटिंग, जल्दी बाल सफेद होना, ड्राइनेस होना, आंखों में प्रॉब्लम आना, और ज्यादा पानी निकलना, इनफर्टिलिटी होना। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? वेट बढ़ जाता है, हेयर लॉस होता है, ड्राई स्किन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, नौशिया, इंक्रीज फटीग, इरिटेबिलिटी, इंसोमिनिया, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और चिल्स यानी कि ठंड लग के कल कई बार कन्वर्जन्स भी आते हैं। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हमें दोनों चीजों में दिख सकते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? मोस्टली जो महिलाओं में यदि हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब यदि हार्मोन ठीक से नहीं बन रहे हैं, तो दो तीन चीजें नजर आती हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या? सेक्सुअल डेवलपमेंट में अबनॉर्मलिटी दिखती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर रहते हैं, इनफर्टिलिटी आ सकती है, और रजनोवृत्ति यानी कि मेनोपॉज जो है वो जल्दी आता है। मोस्टली देखा गया है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती है यदि हाइपोथायराइडिज्म है, या इवन हाइपर भी है, लेकिन हाइपो में ये ज्यादा देखा गया है। हाइपोथायराइडिज्म मेनोरेजिया हो सकता है, मतलब ब्लीडिंग जो है वो 7 दिन से ज्यादा होती है। और दूसरा एक और देखा गया है ओलिगोमेनोरिया, मतलब रेगुलर और इनकंसिस्टेंट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यह भी बहुत ज्यादा महिलाओं में देखा गया है। और एक और इंसिडेंस होता है एबनॉर्मल यूटेराइल ब्लीडिंग, मतलब मोस्ट कॉमनली पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज रहती है। तो ये दो तीन जो चीजें हम देख पाते हैं, स्पेशली महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म के केस में, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होने के कारण इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके लिए यह, यदि किसी भी महिला में, किसी भी लड़की में यदि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, मेनोरेजिया है, ओलिगोमेनोरिया है, तो उस समय थायराइड फंक्शन जरूर चेक कराना चाहिए कि कहीं थायरोक्सिन या फिर जो T4 हार्मोन है वो सही से उत्पादन हो रहा है, या कहीं तो भी प्रॉब्लम है। ओके, ये सारी चीजें हम देख पाते हैं। शरीर में थायराइड यदि कम बनता है, हार्मोन की कमी को दर्शाता है, तो जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हो, यह शरीर है, यहाँ पे हेल्दी थायराइड है, और यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म है। फेस मतलब ये फ्लफी स्किन, पपी प्लेस हो जाता है, मसल वीकनेस आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, फटीग रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, दर्द होने लगता है, स्टिफनेस आती है, और जॉइंट्स में स्वेलिंग होने लगती है। नॉर्मल और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, हार्ट रेट कम हो जाती है, डिप्रेशन आने लगता है, इम्पेयर्ड मेमोरी हो जाती है, और ग्वाइटर होने, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बढ़ जाता है। जैसे आप इधर देख पा रहे हो ग्वाइटर, इसको बोलते हैं घेंगा, हिंदी में बोलते हैं घेंगा होना। तो यह हाइपोथायराइडिज्म की कमी को, इसमें कामकाज, मतलब शरीर में इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसमें एक साधारण जो चीजें हमें लेना है
वो है क्या? कैप्सूल इमरिच, कैलोरीज D2 मैक्स, थायराइड केयर टैबलेट और वुमन केयर सिरप 30 ml। तो ये एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन हम हाइपोथायराइडिज्म के केस में अपने लोगों को दे सकते हैं। फिर है थायराइड केयर